गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान से संबंधित खनिजों की बात कर रहे थे। तो वो खनिज हमने धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार से देख लिए थे, और अब हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान से संबंधित जो उद्योग हैं उन उद्योगों की बात करने जा रहे हैं। उद्योगों के अंतर्गत हम देखेंगे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, इन उद्योगों की बात करेंगे। लेकिन उन उद्योगों से पहले हम थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी लेंगे उद्योग से संबंधित। किस प्रकार का व्यवसाय है, क्या होता है विनिर्माण उद्योग, क्या होती है इसमें प्रक्रिया, इन सभी तथ्यों के बारे में हम देखेंगे। तो थोड़ा सा हम उद्योग के बारे में पहले देख रहे हैं, उसके बाद में राजस्थान से संबंधित जो उद्योग हैं उन उद्योगों की बात हम करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उद्योग की। देखिए, उद्योग की जब भी बात की जाती है या हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवसाय की बात करते हैं, तो उस व्यवसाय को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोलते हैं प्राथमिक व्यवसाय, दूसरा हम बोलते हैं द्वितीयक व्यवसाय, फिर तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय, पंचम व्यवसाय। ये 5 कैटेगरियाँ व्यवसाय की हमें स्पष्ट होती हैं। अब इन 5 व्यवसाय में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न होता है, जिससे हम बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, अखेट, भोजन संग्रहण, खनन, मत्स्य व्यवसाय, लकड़ी काटना, ये सारे के सारे कार्य किसमें सम्मिलित होते हैं? प्राथमिक व्यवसाय में। फिर हम बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग की बात की जाती है, खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाती है, या विशेषीकृत जो कृषि होती है उसकी बात की जाती है। किसमें? द्वितीयक व्यवसाय में। तृतीयक व्यवसाय में परिवहन, संचार, व्यापार की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं। तो वो सारे के सारे जितने भी कार्य परिवहन से संबंधित हैं तृतीयक में आएंगे। सेवाओं से संबंधित जितने भी कार्य हैं तृतीयक में आएंगे। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ और पंचम की। शोध और अनुसंधान की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, तो ऐसे कार्य किस में आते हैं? चतुर्थ में आते हैं। नीति निर्माता, नीति निर्माणक जो कार्य हैं, जैसे हम बात करते हैं कि सरकार किस प्रकार के कार्य में संलग्न होती है, जो नीतियां बनाते हैं जो लोग, वो पंचम क्रियाकलाप में सम्मिलित होते हैं। तो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कार्य में जरूर संलग्न होगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं उद्योगों की, तो यहाँ से आपको एक चीज़ स्पष्ट हो रही होगी कि जो उद्योग है वो किस प्रकार के व्यवसाय की कैटेगरी है? द्वितीयक व्यवसाय की कैटेगरी। और द्वितीयक व्यवसाय में क्या होता है? देखिए, प्राथमिक जो व्यवसाय था, कृषि था, पशुपालन था, तो प्राथमिक व्यवसायों से प्राप्त जो सामग्री होती है, उस सामग्री का हम क्या कर देते हैं? उद्योग के अंतर्गत है रूप बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? रूप बदल देते हैं। वो किस में कैटेगरी सम्मिलित हो जाता है? उद्योगों में सम्मिलित होता है। जैसे हम बात करते हैं विनिर्माण उद्योग, इसका स्पष्ट अर्थ देखा जाए तो क्या होता है?
से उत्पादित जो कच्ची सामग्री होती है, कच्चा माल जो होता है, वो कच्चे माल की बात कर रहा है, प्राथमिक व्यवसायों से उत्पादित कच्ची सामग्री जिसको शारीरिक रूप से भी हो सकता है या यांत्रिक रूप से, शक्ति द्वारा उसको परिचालित कर औजारों की सहायता से, औजारों की सहायता से तथा आकार, रूप तथा विशेष वस्तुओं में बदलना। ये पूर्ण रूप से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि मान लो प्राथमिक रूप से प्राप्त जो सामग्री थी, कच्ची सामग्री थी, उसको हम या तो शारीरिक रूप से या यांत्रिक रूप से जो शक्ति के साधन हैं, उन शक्ति के साधनों से जो औजार हैं, उन औजारों की सहायता से हम उस कच्ची सामग्री का आकार, रूप या कोई विशेष गुण धर्म वाली वस्तुओं में उसको क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। क्या कहलाता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास में लकड़ी है, प्राथमिक व्यवसाय है, कच्चा माल है, और उसका हमने क्या कर लिया है, उसका हमने या तो फर्नीचर बना लिया है तो एक फर्नीचर उद्योग स्थापित हो गया, या उस लकड़ी को चीर कर उसको गलाकर लुगदी बना ली है और उस लुगदी से हम क्या बना रहे हैं, कागज बना रहे हैं। तो ये क्या है, एक औद्योगिक प्रक्रिया है। किसके द्वारा प्राप्त हुआ हमें कच्चा माल, प्राथमिक व्यवसायों से उत्पादित जो माल था वो कच्चा माल है, उसी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए उद्योगों को जब भी स्थापित किया जाता है तो उनके लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उन कारकों के बारे में हम देखेंगे। प्रभावित करने वाले कारक। अब कारकों में देखिए कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं। जैसे क्या चाहिए हमें, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। भूमि की भी आवश्यकता होती है भूमि की आवश्यकता। शक्ति के साधन, फिर हम बात करें बाजार, फिर हम बात करेंगे परिवहन वह संचार, फिर हम बात करते हैं जलवायु, फिर हम बात करते हैं जलापूर्ति, फिर हम बात करते हैं सरकारी नीतियाँ, फिर हम बात करते हैं उच्च तकनीक या कुछ अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे कारक क्या हैं। जैसे हाँ, एक और रह गया महत्वपूर्ण था, सस्ते व कुशल श्रमिक। ये कारक जो हैं ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। देखिए कच्चे माल की बात करेंगे, अगर कच्चा माल सुगमतापूर्वक पर्याप्त मात्रा में सस्ती दरों पर प्राप्त होगा तो उस उद्योग का विकास क्या होगा, तीव्र गति से होगा। क्योंकि उत्पादित जो माल है, उस उत्पादित माल की जो क्वांटिटी है एक तो वो बढ़िया होगी, और वो जैसे बाजार में उसको
बेचने के लिए भेजेंगे तो जो आय प्राप्त होगी वो आय भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें जो कच्चा माल मिल रहा है वो तो सस्ती दर पे मिल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाकर क्या है, उस कच्चे माल को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं मार्केट में। तो वहाँ पर उसकी जो आय है, वो कॉस्ट जो होती है, जो कीमत होती है, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमने उसको इसी तरीके से बनाया ताकि उसकी कॉस्ट क्या हो, ज़्यादा हो और क्वांटिटी भी क्या हो, बढ़िया हो। तो उससे क्या है, उद्योग प्रभावित होते हैं। अगर वो निम्न कैटेगरी का है तो हो सकता है कुछ समय के बाद में उस उद्योग को वहाँ से हटाना भी पड़ सकता है। दूसरी बात, भूमि की बात करेंगे तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो भूमि को भी हम क्या मान रहे हैं, महत्वपूर्ण। शक्ति के साधन, देखिए कोई भी उद्योग लगाएंगे, कोई भी मशीनें लगाएंगे तो मशीनों को संचालित करने के लिए, उनको परिचालित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शक्ति के साधन। चाहे तो वो कोयला हो सकता है, चाहे वो पेट्रोलियम हो सकता है, चाहे वो जल विद्युत हो सकता है या तापीय विद्युत भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं बाजार। जो हमने कच्चे माल को परिष्कृत कर लिया है या उसका रूप बदल लिया है और वो वस्तु बनी है, उस वस्तु की खपत होनी बहुत ज़रूरी होती है और उस खपत के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। क्या होता है, बाजार। तो बाजार नहीं होगा तो जो उत्पादित माल है उसकी खपतें कैसे होगी, तो बाजार भी बहुत आवश्यक है। परिवहन के साधन, जब उत्पादित माल होता है, बिल्कुल तैयार माल होता है और उस तैयार माल को हम बाजार में भेजना चाह रहे हैं तो हम किसी न किसी परिवहन का माध्यम तो अपनाएंगे और वो जो परिवहन का माध्यम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, एक तो सस्ती दरों पर परिवहन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, दूसरा आसानी से उसको पहुंचाया जा सके। तो परिवहन की व संचार की सुविधा, संचार की बात करेंगे तो जो उद्योगों संबंधी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की जो सूचनाएं होती है उनके आदान प्रदान के लिए संचार के साधन भी उद्योगों को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। जैसे टेलीफोन की बात करेंगे, इंटरनेट की बात करते हैं, तो ये जो माध्यम होते हैं संचार के, ये क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो भी क्या है, महत्वपूर्ण। जलवायु की बात करते हैं कि किस प्रकार के क्षेत्र में हम उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं। जहाँ पर जो वस्तु उत्पादित की जा रही है वहाँ की जो क्लाइमेट है, क्या उस क्लाइमेट के कारण जो कच्चा माल हमें प्राप्त हो रहा है उसकी क्वांटिटी में फ़र्क आ रहा है, उसकी गुणवत्ता में फ़र्क आ रहा है, क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है और उसकी मात्रा में भी फ़र्क आ रहा है, ये चीज़ हम नोट करते हैं। जलापूर्ति हो गई, सरकारी नीतियाँ हो गई, उस तकनीक हो गई, अन्य स्रोतों की बात करें तो और बहुत सारी हैं, सस्ते कुशल श्रमिकों की बात करेंगे तो वो भी है। तो ये इस प्रकार से उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने कुछ सामान्य परिचय देखा है उद्योगों से संबंधित। अब हम बात करेंगे राजस्थान में जो उद्योग हैं, प्रमुख उद्योगों की बात करते हैं, उन उद्योगों के बारे में हम देखेंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले चीनी उद्योगों की बात करें, चीनी उद्योग की बात कर रहे हैं। देखिए, चीनी उद्योग की बात करते हैं तो जो चीनी का उत्पादन किया जाता है, वो चीनी का उत्पादन किसके द्वारा, गन्ने के रस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और यही हमने थोड़ी देर पहले देखा था, गन्ना क्या है, एक उत्पादित फसल है और वो फसल कृषि के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, मतलब प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो सामग्री है उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका रूप बदल दिया हमने, गन्ने के रस का रूप बदल दिया, किसमें, चीनी में बदल दिया, तो ये चीनी उद्योग स्थापित हो गया। तो यही बात थी, मेन कंसेप्ट यही थी हमारी पहले जो हमने देखी थी। तो गन्ने के रस से जब चीनी का उत्पादन करते हैं तो गन्ने के रस का जो कुल भार होता है उसके 9 से लेकर ज़्यादा क्वालिटी हो तो 12% तक चीनी का उत्पादन किया जाता है। गन्ने के रस के कुल भार का 9 से 12% क्या है, चीनी का उत्पादन किया जाता है। और गन्ने के रस में क्या है, गन्ने के रस को चूना तथा सल्फर के माध्यम से क्या किया जाता है, बिल्कुल साफ किया जाता है। पहले गन्ने के रस को निकाला जाता है
और फिर उसको चूना तथा सल्फर दोनों तत्वों के साथ में उसको साफ किया जाता है और उसको गर्म कर कर जो रस होता है उसको हम क्या करते हैं, गर्म करके चीनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं। अब देखिए, जिस क्षेत्रों से गन्ने को काटा जा रहा है उसी क्षेत्रों के नजदीक क्या है, चीनी उद्योग स्थापित हो। क्यों? गन्ने की कटाई करने के बाद में क्या है, शीघ्र ही कहाँ ट्रांसफर करना होता है हमें, शीघ्र ही चीनी उद्योग में ट्रांसफर करना होता है। अन्यथा उसमें जो रस की मात्रा है, उसमें जो रस की जो मात्रा है वो मात्रा क्या हो जाती है, रस की मात्रा निरंतर लगातार सूख जाती है। और सूखने के बाद में क्या चीनी का उत्पादन बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर रस की मात्रा के अंतर्गत कमी आ गई है तो चीनी के उत्पादन में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है। और सूखने के बाद में क्या है, उसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी भी क्या हो जाती है, उसकी चेंज हो जाती है। तो पहले क्वालिटी थी वो क्वालिटी नहीं रहती है। ठीक। इसलिए कहा जाता है कि जो गन्ने उत्पादक क्षेत्र हैं, जो गन्ने के उत्पादक क्षेत्र हैं, उन्हीं उत्पादक क्षेत्रों के नज़दीक क्या स्थापित हो, चीनी मिलें स्थापित हो। क्या स्थापित हो? चीनी मिलें स्थापित हो। और राजस्थान में कुछ चीनी मिलों की बात करेंगे तो प्रमुख हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। प्रमुख 4 प्रकार की 4 चीनी मिलें राजस्थान के अंतर्गत हैं, उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन सी चीनी मिलें हैं? देखिए, चीनी मिलों की बात करते हैं। पहली, द मेवाड़ शुगर मिल्स। पहली है द मेवाड़ शुगर मिल्स। कहाँ पर है ये? भोपाल सागर। कहाँ पर? भोपाल सागर। और ये भोपाल सागर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इस चीनी मिल की जो स्थापना है वो स्थापना कब की गई? याद रखना, 1932 में इसकी स्थापना की गई है। और ये जो चीनी मिल है, ये देखिए 3 क्षेत्र प्रमुख रूप से हम बात करेंगे। या तो कोई सार्वजनिक हो सकता है, सरकारी क्षेत्र, या निजी क्षेत्र हो सकता है, प्राइवेट, या सहकारी क्षेत्र भी हो सकता है। लिमिटेड की बात करते हैं वो क्षेत्र भी हो सकता है। इन तीनों क्षेत्रों में देखेंगे कि जो ये द मेवाड़ शुगर मिल्स है, ये किस क्षेत्र की मिल्स हैं? ये निजी क्षेत्र की मिल है। क्या है? ये प्राइवेट मिल है, द मेवाड़ शुगर मिल। और इसमें जो गन्ना भेजा जाता है वो कहाँ से आता है गन्ना? देखिए, इस मिल में जो गन्ना आता है वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद, इन क्षेत्रों से क्या है, इस मिल के अंतर्गत गन्ने को ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ में ये मिल स्थापित है और इसी के आसपास क्या है, गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, दूसरी मिल की बात करते हैं, दी गंगानगर शुगर मिल्स। दी गंगानगर शुगर मिल्स की बात करेंगे तो ये श्री गंगानगर में स्थापित की गई थी। और कब स्थापित की गई? 19
37 में स्थापित की गई थी। 1937 में ये स्थापित की गई थी। और इसमें बात करें तो इसके जो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है इस मिल के समीप वो कौन से हैं? एक तो गंगानगर जिला है और दूसरा हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिला। ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं जहां से गन्ना प्राप्त करती है दी गंगानगर शुगर मिल्स। और यहाँ गन्ने के रस से क्या बनाई जाती है? शक्कर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शक्कर बनाई जाती है। ये बात ज़रूर याद रखना। और ये किस सेक्टर की मिल है? तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र की, राजकीय उपक्रम मिल्स। ये जो मिल है ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें मानी जाती है। ठीक है। और भी महत्वपूर्ण शुगर मिल्स हैं जिनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।